सुबह का समय था। रसोई में काम करते करते संध्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कई दिनों से वो कमजोरी और बुखार से जूझ रही थी, लेकिन फिर भी घर का काम बिना रुके कर रही थी। उसी समय उसकी सास शारदा देवी रसोई में आई और गुस्से में बोली, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? घर का कोई काम समय पर नहीं होता तुमसे? संध्या ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से चक्कर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग गया। लेकिन शारदा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। हर समय बीमारी का बहाना। शादी को 2 साल हो गए, न घर में खुशियां आई न कोई सुख। ऊपर से काम भी ढंग से नहीं होता। इतने में ननद रीमा भी वहां आ गई। उसने ताना मारते हुए कहा, मम्मी, भाभी को तो बस आराम चाहिए। घर की जिम्मेदारी निभानी होती तो ऐसा नहीं करती। संध्या चुप रही। वो पहली बार नहीं था। शादी के बाद से वो हर ताना चुपचाप सहती आई थी। उसने हमेशा इस घर को अपना माना, लेकिन उसे अपनापन कभी नहीं मिला। दोपहर तक बात इतनी बढ़ गई कि पूरा आंगन लोगों से भर गया। पड़ोस की औरतें भी खड़ी होकर तमाशा देखने लगी। तभी अचानक शारदा देवी गुस्से में चिल्लाई, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। संध्या दोनों हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे पकड़कर खड़ी थी, मानो वही उसका आखिरी सहारा हो। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सामने उसका पति अमित सिर झुकाकर खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ननद और पड़ोस की चाचियां सब तमाशा देख रही थीं। संध्या ने बस एक बार अमित की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद वो कुछ बोलेगा, लेकिन अमित ने नजरें घुमाकर कहा, माँ सही कह रही है। अब रोज रोज का झगड़ा हमसे नहीं सहा जाता। अमित की ये बातें सुनते ही संध्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस आदमी के लिए उसने अपना मायका छोड़ा, जिसके लिए हर ताना सहा, आज वही उसे घर से निकाल रहा था। शारदा देवी वहीं नहीं रुकी। उन्होंने अलमारी से संध्या का बैग निकाला और उसके कपड़े आंगन में फेंकते हुए बोले, 2 साल हो गए शादी को। ना घर में खुशी आई ना पैसे। ऊपर से हर वक्त बीमार बनी रहती हो। हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। संध्या ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, मैंने हमेशा इस घर को अपना माना है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही रीमा हंसते हुए बोली, बस करो भाभी, ये ड्रामा। अगर इतनी अच्छी होती तो भैया भी तुम्हें घर से क्यों निकालते? ये सुनकर कुछ लोग हंस पड़े। उसी पर संध्या को समझ आ गया कि इस घर में उसकी कोई जगह कभी थी ही नहीं। उसने धीरे से अपने कपड़े उठाए। हाथ कांप रहे थे, आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन उसने किसी के सामने रोने की कोशिश नहीं की। जाते जाते उसने एक बार फिर अमित की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद आखिरी पल में वो उसे रोक लेगा, लेकिन अमित ने मोबाइल निकाल लिया, जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं हो। वही पल था जब संध्या के अंदर सब कुछ हमेशा के लिए टूट गया। दरवाजे से बाहर निकलते समय शारदा देवी ने पीछे से कहा, और सुनो, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। संध्या बिना जवाब दिए बाहर निकल गई। सड़क पर चलते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। मायके में पहले से गरीबी थी, पिता बीमार रहते थे। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पूरी रात उसने बस स्टैंड की बेंच पर बैठकर बिताई। भीगती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि अकेली लड़की रात में यहाँ क्यों बैठी है। सुबह होते ही उसने अपनी सहेली पूजा को फोन किया। पूजा उसे अपने छोटे से किराए के घर में ले गई और उसे संभालते हुए बोली, रो मत संध्या, जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया है ना, देखना वही लोग एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। संध्या कुछ नहीं बोली, लेकिन ये बात उसके दिल में कहीं बैठ गई। उसी रात उसने आईने में खुद को देखा। सूजी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल और टूटा हुआ चेहरा। पहली बार उसने खुद को कहा, अब किसी के सामने रोना नहीं है। अगले ही दिन पूजा ने संध्या से कहा, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। संध्या तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं पूजा, मुझसे नहीं होगा। अब मुझ में कुछ नहीं बचा है। पूजा उसके सामने बैठ गई और बोली, जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा है, क्या उन्हें जीतने दोगी? एक बार खुद को मौका देकर तो देखो। बहुत समझाने के बाद संध्या उसके साथ जाने को तैयार हो गई। वो एक छोटा सा ऑफिस था, जहां महिलाएं कपड़े और सजावट का सामान ऑनलाइन बेचती थीं। संध्या चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। वो किसी से नजर तक नहीं मिला पा रही थी। तभी एक ग्राहक का फोन आया।
पूजा किसी दूसरे काम में व्यस्त थी। संध्या ने धीरे से फोन उठाया और ग्राहक से इतनी शालीनता और समझदारी से बात की कि सामने वाली महिला ने तुरंत सामान ऑर्डर कर दिया। फोन करते ही पूजा हैरानी से उसे देखने लगी। तो ये सब इतना अच्छे से कैसे कर लेती है? उसने पूछा। संध्या के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उसने धीमे से कहा, शादी से पहले पापा की दुकान का हिसाब मैं ही संभालती थी। उसी दिन से पूजा ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। शुरुआत में छोटी सी सैलरी थी, लेकिन संध्या पूरे मन से काम करने लगी। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू कर दिया। उसने रोना कम कर दिया, अच्छे कपड़े पहनने लगी और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। कई महीनों बाद पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उधर शारदा देवी के घर में सब कुछ बदल चुका था। जिस बहू को हर बात पर ताना दिया जाता था, उसके जाने के बाद घर बिखर गया। रीमा देर तक सोती रही, घर के काम पड़े रहते। अमित ऑफिस से लौटकर आकर चुपचाप बैठ जाता। पहले घर आते ही चाय मिल जाती थी, कपड़े तैयार मिलते थे और हर चीज अपनी जगह होती। अब हर दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगा था, लेकिन किसी ने ये मानने की हिम्मत नहीं की कि उन्हें संध्या की कमी महसूस हो रही थी। एक रात अमित ऑफिस से लौटा तो उसकी नजर अलमारी के उस खाली हिस्से पर पड़ी जहां संध्या अपनी साड़ियां रखती थी। अचानक उसे वो ये रात याद आ गई जब बारिश में भीगती हुई संध्या घर से गई। पहली बार उसके अंदर बेचैनी हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया, गलती उसी की थी। इधर संध्या की मेहनत रंग लाने लगी थी। ग्राहक खास तौर पर उसी से बात करना पसंद करते थे। उसकी आवाज में अपनापन था, दर्द था और सच्चाई थी जो लोगों को तुरंत भरोसा दिला देती थी। एक दिन कंपनी की मालकिन ऑफिस आई। उन्होंने संध्या का काम देखा और सबके सामने कहा, आज से ऑनलाइन सेल्स की पूरी जिम्मेदारी संध्या संभालेगी। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। संध्या की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि एक समय उसे निकम्मी और बोझ कहा गया था। आज वही लड़की अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसी शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो ऑफिस से बाहर निकली ही थी कि सामने सड़क के उस पार अमित खड़ा दिखाई दिया। कई महीनों बाद उसे देखकर संध्या के कदम वहीं रुक गए। अमित पहले से कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था जो पहले हुआ करता था। अमित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, कैसी हो संध्या? संध्या का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले वाली कमजोरी नहीं थी। उसने खुद को संभाला और शांत आवाज में कहा, अच्छी हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन अमित ने जल्दी से कहा, संध्या, बस 2 मिनट बात करनी है। संध्या रुक गई। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच जैसे पुराना समय आकर खड़ा हो गया था। अमित कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, घर में सब ठीक नहीं चल रहा है। संध्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। उसने शांत स्वर में कहा, जब मैं थी तब तो सबको लगता था कि सारी परेशानी की वजह मैं ही हूँ। अमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका ली। अमित कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। घर हर दिन लड़ाई का अड्डा बन गया है। संध्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसने सख्त स्वर में पूछा, तो मैं क्या करूं अमित? अमित उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, माँ चाहती हैं कि तुम वापस घर आ जाओ। ये सुनते ही संध्या बिल्कुल शांत हो गई। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोली। फिर उसने धीरे से पूछा, और तुम क्या चाहते हो? अमित फिर चुप हो गया, वही चुप्पी जिसने एक दिन उसका घर तोड़ दिया था। संध्या ने गहरी सांस ली और बोली, जिस दिन मुझे बारिश में अकेले घर से निकाला गया था ना, उस दिन मैं मर गई थी। और जो लड़की आज तुम्हारे सामने खड़ी है, उसने खुद को अकेले बनाया है। अमित के चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी सामने एक कार आकर रुकी। ऑफिस की मालकिन गाड़ी से उतरी और मुस्कुराकर बोली, संध्या, कल की मीटिंग की तैयारी हो गई? संध्या ने तुरंत कहा, जी मैम, सब तैयार है।
जाते जाते मालकिन ने कहा, वैसे अगले महीने नई शाखा की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही मिलेगी। संध्या ने सिर हिला दिया। अमित ये सब देखकर हैरान था। जिस लड़की को उसकी माँ निकम्मी कहती थी, आज वही अपने दम पर आगे बढ़ रही थी। उसे याद आने लगा कि कैसे संध्या उसके लिए रात रात भर जागती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती थी, माँ के ताने सहती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। और उसने क्या किया? सबके सामने उसे अकेला छोड़ दिया। अमित की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, संध्या, क्या तुम एक मौका और नहीं दे सकती? संध्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मौका रिश्तों को दिया जाता है अमित, अपमान को नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अमित वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात अमित देर तक सो नहीं पाया। दूसरी तरफ संध्या बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। उसके अंदर दर्द अब भी था, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रही थी। तभी पूजा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? संध्या ने धीरे से कहा, आज पहली बार अमित को एहसास हुआ होगा कि उसने क्या खोया है। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। संध्या ने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए उसके कदम वहीं रुक गए। सामने पूरा ससुराल खड़ा था। शारदा देवी, रीमा और अमित। तीनों की हालत देखकर लग रहा था जैसे रात भर सोए न हो। शारदा देवी का चेहरा उतरा हुआ था। अब उनकी आवाज में पहले जैसा कठोरपन नहीं था। रीमा सिर झुकाकर खड़ी थी और अमित अभी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी पूजा भी बाहर आ गई। उसने सबको देखा और समझ गई कि मामला क्या है। कुछ पल की खामोशी के बाद शारदा देवी ने धीमी आवाज में कहा, संध्या बहू, हम अंदर आ जाएं क्या? संध्या कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही। उसे वो रात याद आ गई जब यही औरत उसे बारिश में घर से निकाल रही थी। फिर वो बिना कुछ बोले साइड हो गई। घर के अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बात शुरू करने की। आखिरकार शारदा देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनते ही संध्या के अंदर पुराने सारे जग फिर से जाग उठे। उसे वो बस स्टैंड याद आया, वो अकेली रात याद आई और वो इंतजार भी, जब उसने सोचा था कि शायद कोई उसे लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया था। तभी रीमा अचानक उसके सामने आकर रोते हुए बोली, भाभी, हमें माफ कर दो, घर सच में बिखर गया है। संध्या एक कदम पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये वही लोग हैं या कोई और। तभी अमित ने धीमी आवाज में कहा, माँ को पिछले हफ्ते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस समय सबसे ज्यादा तुम्हारी याद आई। शारदा देवी रोते हुए बोली, बहू, तुम्हारे जाने के बाद समझ आया कि घर सिर्फ काम से नहीं, अपनेपन और एकता से चलता है। संध्या चुपचाप सब सुनती रही। उसके अंदर दर्द भी था और गुस्सा भी था, और कहीं ना कहीं वो प्यार भी था जो उसने इस परिवार को दिया था। लेकिन इस बार वो पहले वाली संध्या नहीं थी। उसने टेबल पर रखा पानी का गिलास नीचे रखा और धीमे लेकिन साफ आवाज में कहा, जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था, उस दिन सिर्फ मेरा अपमान ही नहीं हुआ था, आप लोगों पर से मेरा भरोसा भी टूटा था। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। संध्या की बात सुनकर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शारदा देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रीमा सिर झुकाए बैठी थी और अमित चुपचाप खड़ा था। शायद पहली बार उसे अपनी चुप्पी का बोझ महसूस हो रहा था। कुछ पल बाद अमित धीरे धीरे संध्या के पास आया और बोला, हम सब अपनी गलती मानते हैं संध्या, बस एक मौका और दे दो। संध्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, मौका देना आसान होता है अमित, लेकिन उस रात जो टूटा था उसे जोड़ना आसान नहीं है। अगर उस दिन तुम मेरे साथ खड़े होते तो शायद आज बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। अमित की आंखें भर आए। उसने धीमे से कहा, मैं डर गया था, माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अब समझ आया कि मेरी चुप्पी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। वही बारिश जैसी उस रात थी जब संध्या घर से निकली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस रात वो टूटी हुई थी और आज अपने पैरों पर खड़ी थी। शारदा देवी अपनी जगह से उठी और कांपते हाथों से
संध्या के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, बहू, घर वापस चलो, इस बार कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। संध्या ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगी माँ जी, लेकिन बहू बनकर नहीं, अपनी इज्जत के साथ इंसान बनकर, उस घर में जहां मुझे सुना भी जाए और समझा भी जाए। शारदा देवी ने पहली बार बिना किसी तर्क के सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, इस बार फैसला तुम्हारा होगा बहू। रीमा रोते हुए बोली, भाभी, मैं बहुत गलत थी, हर बात पर आपको नीचा दिखाया, लेकिन आपके जाने के बाद समझ आया कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। संध्या कुछ देर तक सबको देखती रही। उसे अपना पुराना घर याद आ रहा था, वो आंगन, वो रसोई, वो सपने जो उसने शादी के बाद देखे थे। दर्द अब भी था, लेकिन अब वो दर्द उसे कमजोर नहीं कर रहा था। तभी पूजा आगे आई। उसने संध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फैसला सोच कर लेना, इस बार सिर्फ दिल से नहीं, अपने सम्मान को भी साथ में रखना। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, फिर शारदा देवी की ओर मुड़ी और बोली, मैं वापस चलूंगी, लेकिन कुछ शर्तों पर। सब एकदम उसकी तरफ देखने लगे। संध्या ने साफ शब्दों में कहा, पहली बात, अब घर में किसी की बेइज्जती नहीं होगी। दूसरी बात, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, मैंने जो पहचान बनाई है उसे खोऊंगी नहीं। और तीसरी बात, अगर फिर कभी मुझे इस घर में पराया महसूस कराया गया, तो इस बार मैं बिना पीछे देखे चली आऊंगी। शारदा देवी ने तुरंत कहा, हमें मंजूर है। अमित की आंखों में राहत दिखाई दी। शायद पहली बार उसने अपनी पत्नी को इतने आत्मविश्वास के साथ खड़े देखा था। कुछ देर बाद सब जाने के लिए उठे। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते शारदा देवी पलटी और बोली, बहू, जिस लड़की को हमने कमजोर समझा था, वही सबसे मजबूत निकली। संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आसमान की तरफ देखा। बारिश अब थम चुकी थी, जैसे उसकी जिंदगी का तूफान भी धीरे धीरे शांत हो रहा था। कुछ दिनों बाद संध्या वापस अपने ससुराल गई, लेकिन इस बार वो वही चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। वो अपने सम्मान, अपने आत्मविश्वास और अपनी पहचान के साथ लौटी थी, और शायद यही उसकी असली जीत। दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या संध्या का अपने ससुराल वापस जाने का फैसला सही था, या उसे वापस नहीं जाने चाहिए था? अगर आप संध्या की जगह होते, तो क्या इतने अपमान के बाद रिश्ते को दूसरा मौका देते? क्या अमित की चुप्पी सबसे बड़ी गलती थी, या शारदा देवी का व्यवहार? क्या सिर्फ माफी मांग लेने से टूटे हुए रिश्ते पहले जैसे हो सकते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या किसी रिश्ते में प्यार से ज्यादा मान सम्मान जरूरी होता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।